हेलो फ्रेंड। आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग इन्वायरमेंट, जो कि ये सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है निबोस एचएसडब्ल्यू का। तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही 9 एलिमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और सबसे लास्ट जो एलिमेंट है वर्किंग इन्वायरमेंट, जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लर्निंग आउटकम क्या क्या होंगे आइए देखते हैं। इसके लर्निंग आउटकम फर्स्ट जो है वो है आपका आइडेंटिफाई कॉमन वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट। वेलफेयर के बारे में जानेंगे, कॉमन जो वेलफेयर होता है हर एक साइटों पे, और हजार्ड्स एंड कंट्रोल के बारे में जानेंगे इसके रिलेटेड इन द वर्क प्लेस। सेकेंड जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द हजार्ड टू पेडेस्ट्रियन। जो वहाँ आप पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके लिए क्या खतरे होंगे इन द वर्क प्लेस, एंड अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर, उनके लिए कंट्रोल मेजर क्या होगा। थर्ड जो इसके आउटकम होंगे वो है आइडेंटिफाई द कॉमन साइको फिजियो सोशल फिजियो सोशल हजार्ड, जो है यहाँ पे साइको सोशल हजार्ड है विच में इनकाउंटर्ड इन द वर्क प्लेस द पर्सन अफेक्टेड एंड कंट्रोल मेजर। सबके जो है हजार्ड और कंट्रोल मेजर देखेंगे हम लोग। जो भी पॉइंट रहता है पूरे इस जितने भी एलिमेंट है सब में हजार्ड और कंट्रोल मेजर जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है आइडेंटिफाई द हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू नॉइस। नॉइस के रिलेटेड देखेंगे, हजार्ड एंड नॉइस एंड वाइब्रेशन दोनों देखेंगे, और इसके कंट्रोल मेजर हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है इसमें हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट एड इन द वर्क प्लेस, इसकी क्या प्रोविजन है, क्या कैसे इफेक्टिवली इसको मैनेज किया जाए। तो ये सारे चीज जो है हम लोग ये पूरे पूरे जो एलिमेंट है उसमें हम लोग जानेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं कि वेलफेयर होता क्या है। जैसे हमारा पहला पॉइंट था वेलफेयर एंड द वर्क इन्वायरमेंटल इशू। इसमें वेलफेयर जो होता है वो है हमारा बेसिक फैसिलिटी एट द साइट। यानी कि हमें अगर कहीं भी काम करना है तो कुछ ना कुछ फैसिलिटी चाहिए। जैसे अगर बिना वहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है तो आप ज़्यादा समय नहीं रुक सकते। अगर वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप 2-4 घंटे से ज़्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ से। तो कुछ ऐसे बेसिक फैसिलिटी है जो कि वहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं है मतलब आप काम नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। जनरल रिलेटेड टू फैसिलिटी नीड्स टू इंश्योर द जनरल वेलफेयर ऑफ स्टाफ, जैसे इंक्लूडिंग टॉयलेट, वॉशिंग फैसिलिटी नहीं होगा तब भी आप नहीं रह पाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर अगर नहीं हो तब भी आप वहाँ पे नहीं रुक पाए। तो ये सब जो है वेलफेयर फैसिलिटी है, आपको कंपलसरी जो है ये देना है। उसके बाद जो है वर्किंग इन्वायरमेंट। वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है, जहाँ भी हम काम करते हैं अगर वहाँ अगर कंडीशन अच्छा ना हो तब भी कोई आदमी नहीं रुकेगा। यानी कि ए टीम दैट इज अप्लाइड टू जनरल कंडीशन विच माइट अप्लाई टू वर्क अप्लाइड एट वर्क, इट इंक्लूड सच एज वेंटिलेशन। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, वेंटिलेशन मतलब क्या आप समझते हैं, एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए। यानी कि जिस एयर में आप काम करें उसका फ्लो होना चाहिए। अदरवाइज आप जहाँ काम करेंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और आपको दम घुटने लगेगा। तो वेंटिलेशन अगर प्रॉपर ना हो तब भी आप उस दम घुटेगा आपका, नहीं रह पाएंगे वहाँ पे। तो ऐसा होना चाहिए। टेम्परेचर अगर कंट्रोल ना हो, जितना बॉडी को टेम्परेचर चाहिए, यानी कि अराउंड 60 to 20 ऐसा लोग मेंटेन करते हैं, तो टेम्परेचर इस रेंज में नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर वेंटिलेशन होना चाहिए, तब भी जाके आपका बॉडी कूल होगा। यानी कि टेम्परेचर उसका प्रॉपर होना चाहिए। लाइटिंग वहाँ पे अगर ना हो तब भी हमें दिखेगा नहीं, और लाइटिंग जब नहीं दिखेगा या प्रॉपर लाइटिंग ना हो तो आँख पे जोर पड़ेगा, तब भी आदमी कोई वहाँ नहीं टिकेगा। क्लीनिनेस जो है, अगर साफ सफाई वहाँ पे ना हो तो भी आप देखेंगे ऐसी जगह आप जाते हैं जहाँ हाउस कीपिंग ठीक नहीं है, बहुत से दुर्गंध आ रहा है, तो आप तुरंत भागना चाहते हैं सब कुछ फैसिलिटी होने के बाद भी। वर्किंग स्पेस, जहाँ जाते हैं बहुत भीड़ भाड़ क्राउडी एरिया है जहाँ काम करने का जगह नहीं है, वहाँ भी ये सब वर्किंग एनवायरनमेंट है। ये सब होने से जो है आदमी की इफिशियंसी बढ़ती है। तो ये सब कुछ कंडीशन है जो कि होना चाहिए, कंडीशन है, जनरल कंडीशन। तो आइए देखते हैं वेलफेयर फैसिलिटी जो है, वेलफेयर फैसिलिटी में क्या क्या आता है। ड्रिंकिंग वाटर जो है वेलफेयर फैसिलिटी में आता है। वॉशिंग फैसिलिटी जो है वो आपको वेलफेयर में आता है। सैनिटरी कन्वीनियंस, जैसे टू टॉयलेट टॉयलेट फॉर 25 मेल या फीमेल वर्कर्स के लिए, कम 25 हो तो उसको 2 टॉयलेट चाहिए कम से कम। 2 टॉयलेट्स इफ ओनली 45 मेन एम्प्लॉय बाई फिटिंग यूरिनल।
अगर 2 टॉयलेट है तो 45 मैन जो है काम कर सकते हैं, बट इनके लिए सेपरेटली यूरिनल जो है फिट होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। उसके बाद जो है एकोमोडेशन फॉर क्लोथिंग, रेस्ट एंड ईटिंग फैसिलिटी। तो ये होना चाहिए क्लोथिंग के लिए अगर ज़रूरत है, रेस्ट के लिए, ईटिंग फैसिलिटी के लिए कुछ कैंटीन वगैरह होना चाहिए, सीटिंग के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए, आदमी जहाँ बैठ कर रेस्ट कर सके, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये सब वेलफेयर फैसिलिटी में आता है। हीटिंग वहाँ पे या कूलिंग जो है प्रॉपर नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। जैसे नॉर्मली भी 60 डिग्री सेल्सियस, जब आदमी काम करता है ना, 60 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मली उसको चाहिए बॉडी को। और 30 डिग्री सेल्सियस इफ स्ट्रेनियस वर्क टेक प्लेस, ज़्यादा मेहनत का काम हो रहा है तो 30 डिग्री, क्योंकि ज़्यादा मेहनत का मतलब ज़्यादा हीट बॉडी से निकलता है। उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पे जहाँ भी आदमी काम कर रहा है, ग्लेयर लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव लाइटिंग नहीं होना चाहिए, डिम लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, जितना काम के अनुसार प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। तो ये सब वेलफेयर फैसिलिटी अगर नहीं रहता है, ये सब होना ही चाहिए। अगर नहीं रहता है तो कोई एम्प्लॉय नहीं टिकेगा, और साथ में गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वेलफेयर फैसिलिटी साइड पे रखना है। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसके बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप खुद फील कर सकते हैं कि आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। तो एक्सेसिव कोल्ड, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो बर्न होगा, कम टेम्परेचर हो तो कोल्ड, अगर कम टेम्परेचर हो, एक्सेसिव कोल्ड कैन लीड टू फोर्स्ड बाइट, यानी कि फोर्स्ड बाइट जिसको बोलते हैं ना कि ठंडे से जल जाना, हाइपोथर्मिया, ये सब होता है। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग हेल्थ प्रॉब्लम वेन एक्सपोज टू वाइब्रेशन। तो और साथ में वाइब्रेशन हो तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है, एक्सेसिव हीट एंड एक्सपोजर टू सन कैन लीड टू सनबर्न। ज़्यादातर हीट हो तो उससे क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। अगर सन का ज़्यादा हीट आ रहा हो तो वहाँ पे सन बर्न हो सकता है, बर्न्स हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब पानी की कमी बॉडी में, क्योंकि बार बार पसीना निकलेगा। हीट स्ट्रेस, बॉडी चक्कर आएगा, पूरा एकदम सिर दर्द करेगा। तो ये सब जो है हो सकता है अगर ये तो कम हीट हो गया और ये ज़्यादा हीट हो गया, यानी ये कोल्ड के लिए और ये ज़्यादा हॉट मौसम के लिए। उसके बाद जो है एक्सपोजर टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर कैन अल्टीमेटली लीड टू डेथ। आप देखेंगे खासकर गल्फ कंट्रियों में ज़्यादातर टेम्परेचर होने के कारण बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, और सर्टेन टेम्परेचर होने के बाद काम बंद करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और इससे गर्मियों में बहुत डेथ भी होता है, लीड टू डेथ। और वर्कर मस्ट बी अवेयर ऑफ द रिस्क एंड नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स, रिस्क शुड बी इंक्लूडेड इन द हेल्थ स्क्रीनिंग ऑफ द वर्कर्स। ये जब हेल्थ स्क्रीनिंग होता है ना तो उस समय जो है इसको इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि हेल्थ सर्विलेंस वगैरह जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ हीट, कंट्रोल मेजर्स ऑफ हीट। हीट अगर आप ज़्यादा किसी वर्क प्लेस पे ज़्यादा हीट है, या तो प्रोसेस के कारण निकल रहा है या वहाँ पे ऐसा मौसम ही है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर को। तो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या है, जितने पानी पिलाए पसीना निकले उससे बॉडी कंट्रोल होता है, या वहाँ पे एसी लगा दिया जाए उससे भी कोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद तो आइए देखते हैं इसमें, इफ वर्किंग इंटरनली, अगर आप घर के अंदर काम कर रहे हैं देन यू मस्ट कंसीडर फैंस, फैंस का यूज करिए। वेंटिलेशन हो प्रॉपर, तो पानी पीता रहेगा आदमी, पसीना निकलता रहेगा और बॉडी कूल होता रहेगा, वेंटिलेशन के कारण बाहर की फ्रेश हवा आएगी, पसीने को उड़ा के लेके जाएगी, जिससे वेपोराइजेशन से हमारा बॉडी कूल होगा। एयर कंडीशनिंग का यूज कर सकते हैं जिसको एसी बोलते हैं। और इनक्लोजिंग ऑफ हीट सोर्सेज, और जहां से भी हीट निकल रहा हो ना उसको कवर कर दीजिए, कवर करेंगे तो क्या होगा, उसका हीट उसमें ही कंटेन हो जाएगा और बाहर हीट नहीं आएगा। एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे कि कॉटन का जैकेट वगैरह है, और हीट रेसिस्टेंट क्लोथिंग पहना दीजिए। तो ये सब जो है ना कॉटन का यूज करिए जिससे कि बॉडी में हीट नहीं आएगा। सेकेंड जो पॉइंट है, इफ द वर्कर इज फास्टर और एक्टिव, अगर बहुत ज़्यादा जोर से काम कर रहा है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है, तो ज़्यादा जल्दी काम करने में क्या है, बॉडी में ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है और ज़्यादा हीट बनता है। तो ऐसे में उनको कंसीडर रेगुलर ब्रेक्स दे दीजिए, यानी कि 1 घंटा काम करो 15 मिनट्स ब्रेक ले लो।
या हाफ आवर काम करो 10 मिनट ब्रेक ले लो, या हाफ आवर काम करो हाफ आवर ब्रेक ले लो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस चीज़ को कैसे वहाँ पे रिस्क असेसमेंट में फाइंड आउट करते हैं कितना ब्रेक चाहिए। एंड टू इंक्लूड ड्रिंक्स, पर्टिकुलरली आइसोटोनिक ड्रिंक वगैरह जो है, जिस आइसोटोनिक ड्रिंक हम लेते हैं जिससे कि हमारी जो एनर्जी बनी रहे और लंबे समय तक आदमी काम करे। जैसे गर्मियों के दिनों में हम लोग दही का छाछ देते हैं या ग्लूकोज देते हैं, तो ये सब देने से भी ज़्यादा ज़्यादा पसीना बाहर आने से प्रॉब्लम नहीं होता है। इफ़ वर्किंग एक्सट्रीमली allow for acclimation, ensuring that exposed skin is covered। वहाँ पे जहाँ भी हम वर्किंग एक्सट्रीमली हम ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ मैच होना चाहिए वर्क प्लेस का, यानी कि उस क्लाइमेट से आदमी को मैच होना चाहिए। जैसे इंश्योर दैट एक्सपोज स्किन इज कवर्ड, अगर हम सन में काम कर रहे हैं तो जो स्किन है कवर है, ताकि जो है वो काला ना पड़े, कैंसर का चांस ना हो, साथ में हीट जो है डायरेक्टली ना हो उसके गए। सन ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं, प्रोविजन ऑफ शेड का यूज़ कर सकते हैं, शेड बना सकते हैं जिसके आदमी अंदर आराम करे, रेगुलर रेस्ट ड्रिंक ब्रेक्स लगा सकते हैं। तो ये सब कंट्रोल मेजर है। कुछ अलग कंट्रोल मेजर देखते हैं। सम कंट्रीज, खासकर गल्फ वगैरह में, मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इन द मिडिल ईस्ट हैव सेट इन देयर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, उन्होंने लॉ भी बना दिया हीट को लेके, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ता है, 50 डिग्री 52 डिग्री ऐसा टेम्परेचर हो जाता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर एट और एबव विच वर्क मस्ट स्टॉप, उन्होंने लॉ बनाया है कि अगर एक सर्टेन टेम्परेचर आ जाएगा, जैसे मान लेते 50 डिग्री अगर आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाए, तो इसके बाद वहाँ काम बंद कर देना है, ऐसा वहाँ लॉ है। ये लॉ है या नहीं आप वहाँ पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पे एक लॉ है जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर काम करने पे वहाँ पे कि आप उस काम को बंद करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बॉडी जो है उसको नहीं बियर कर पाएगा। मैंने जहाँ तक सुना है कि वहाँ कैप्सूल दे के भी खिलाते हैं, पूरी कंट्रोल में जो रहता है, पूरे कॉटन के कपड़े भी पहनाते हैं, तो हीट को रोकने के लिए। और साथ में ये सब जैसे कि ड्रिंक वगैरह ये सब रहता है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी रहता है। ज़्यादातर एसी का यूज़ करते हैं। तो जैसा कंट्री वैसा जो है वहाँ पे आप कंट्रोल मेजर, कंट्रोल मेजर्स फॉर कोल्ड। अब कोल्ड के लिए क्या कंट्रोल मेजर है इसके बारे में आइए जानते हैं। कि ठंडा में हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पहनते हैं, ज़्यादा क्लॉथिंग पहनते हैं, और हॉट टी कॉफ़ी ड्रिंक पीते हैं। तो वैसे ही इसमें रहेगा, कोई इसमें आप सोचेंगे अपने से तो आपको खुद ये सारे कंट्रोल मेजर पता हो जाएंगे। बट आइए देखते हैं वन बाय वन करके। पीपी सच एज ग्लव्स, वार्म इंसुलेटिंग क्लॉथ, वही स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पहनते हैं। और एडिक्वेट लोकल एंड जनरल हीटिंग, वही क्या हीटिंग, जैसे कि आप एसी यूज़ कर सकते हैं, उसके पे हीटर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है प्रोवाइडिंग वार्म वर्क स्टेशन इन कोल्ड इन्वायरमेंट लाइक चिलर्स, तो चिलर वगैरह का इन कोल्ड इन्वायरमेंट लाइक चिलर का यूज़ कर सकते हैं हीट करने के लिए वहाँ पे। रेगुलर रेस्ट ब्रेक्स इन वार्मर इन्वायरमेंट, रेस्ट ब्रेक दे सकते हैं हम वार्मर इन्वायरमेंट में। मान लीजिए ठंडे में काम किया, चलो भाई थोड़ा जाके उधर बाहर में आ जाओ, वहाँ गर्मी है, थोड़ी देर तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। तो उनको अब कोल्ड में नहीं, शेड में नहीं देंगे उनको, कहीं धूप सन का वहाँ पे खुले में जहाँ पे सन का लाइट पड़ रहा है वहाँ जाके थोड़ा गर्म होके आ जाओ। तो इस तरह का है यहाँ पे। सेम अपोजिट है हॉट का। इजी मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम इनक्लोज इन्वायरमेंट, जैसे फ्रीजर, फ्रीजर वगैरह में जब आदमी जाता है ना, तो वो ठंडा लगने से आदमी उधर ही गिर जाता है और फिर भाग नहीं पाता है। तो उसमें भी स्केप रूट चाहिए, ताकि ठंडा लगे तुरंत आदमी बाहर आ जाए, और बाहर आएगा तो फिर वो उसका मौसम ठंडा अच्छा हो जाएगा और आदमी बच जाएगा। खासकर ऐसा होता है कहाँ पे, फ्रीजर में, बड़ा बड़ा जो फ्रीजर है ना, जैसे कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, तो वैसी जगह पे आदमी तुरंत चिल्ड हो जाता है और फिर भाग नहीं पाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलता, सारे मसल सिकुड़ जाते हैं। स्मोकिंग जो है, आइए देखते हैं कि वर्क प्लेस पे जो स्मोकिंग है इसका क्या इफेक्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं स्मोकिंग जो है कई देशों में बैन है, खासकर आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते हैं। कंपनियों में भी नो स्मोकिंग स्मोकिंग पॉलिसी रहता है। तो आइए इसका इफेक्ट देखते हैं कि हैज़ बीन लिंक टू कैंसर। स्मोकिंग करने से आप देखेंगे डब्बों में भी कैंसर वगैरह का बना रहता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये आपको जो हार्ट रोग
क्रिएट करता है। एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, ये क्योंकि स्मोक जाता है अंदर में तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज होता है इसमें, अस्थमा वगैरह या जो भी चेम्बर अंदर ब्लॉक हो जाता है। दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये जो सांस की नली है ना वो ब्लॉक हो जाता है, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होने के चलते जो है आदमी का बहुत जल्दी डेथ हो जाता है, या दम उसको दामा की बीमारी हो जाती है जिसको अस्थमा बोलते हैं। और उसके बाद इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूके स्मोकिंग हैज बीन बैंड बाय लॉ, वहाँ यूके में तो ये लॉ बना के इसको बैन कर दिया गया है। कहाँ के लिए बैन किया गया है, पर्सनली आप पी सकते हैं, बट इनक्लोज्ड पब्लिक प्लेसेस में आपको नहीं करना है, इंक्लूडिंग इंटरनल वर्क प्लेस है वहाँ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ तो बहुत लोग जाएंगे। व्हीकल यूज्ड फॉर वर्क, व्हीकल जो वर्क में यूज हो रहा है उसमें नहीं कर सकते हैं। इफ यूज बाई मोर देन वन पर्सन और बाई द पब्लिक, अगर पब्लिक के द्वारा यूज हो रहा है तब, बस वगैरह जैसे, बाकी आप पर्सनल व्हीकल में कर सकते हैं। और स्मोकिंग मटेरियल जो है वो क्या होता है, फ्लेमेबल होता है। स्मोकिंग मटेरियल ऑल्सो प्रेजेंट एन ऑब्वियस फायर, इसमें आग लग सकता है। एन एक्सप्लोजन हैजार्ड एज ए पोटेंशियल इग्निशन सोर्स, तो ये भी प्रॉब्लम है कि उसमें मटेरियल में आग जल्दी लगता है। तो इसके क्या कंट्रोल मेजर होंगे, अगर स्मोकिंग आपके साइड पे हो रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल है जो आप करें। आइए कुछ सजेस्ट करता हूँ क्या कंट्रोल मेजर होंगे। तो एम्प्लॉयर्स शुड इन्फॉर्म वर्कर्स, एम्प्लॉयर जो है इसका काम है कि आपको, यानी कि जो आप ये EHS इंजीनियर हैं, वहाँ EHS रिप्रेजेंटेटिव है, आपको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है, बोर्ड लगाने हैं ताकि एम्प्लॉय को मालूम हो। एम्प्लॉयर शुड इन्फॉर्म वर्कर्स क्या, कि द स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, इसको सबको इन्फॉर्म करना है। इन द इनक्लोज्ड वर्क प्लेसेस, खासकर काम के जगहों पे। एंड शुड एज मिनिमम डिस्प्ले नो स्मोकिंग साइन, और वहां पे जब नो स्मोकिंग साइन लगा देंगे तो कोई पिएगा ही नहीं। तो ये है। उसके बाद एम्प्लॉयर शुड इन्फोर्स द बैन एंड रिमूव एनी इंटरनल स्मोकिंग रूम, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, इन्फोर्स बैन करेगा या रिमूव एनी इंटरनल स्मोकिंग रूम, जहाँ स्मोकिंग रूम कहीं ऐसा लोग जहाँ जाके पीते हैं उसको रिमूव करे। उसके बाद जो है एम्प्लॉयर शुड कंसीडर इरेक्टिंग ए स्मोकिंग शेल्टर, अगर बहुत सारे लोग पीने वाले हैं तो वहाँ एक शेल्टर बना दे जहाँ पे आदमी जाके कोई आराम से पी सकता है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वर्क प्लेस से बाहर हो। विच शुड बी इनक्लोज्ड, जो कि घेरा होना चाहिए, एंड वेल अवे फ्रॉम द पोटेंशियल फायर हैजार्ड, जहाँ आग लगने के चांस हो वहाँ पे उस तरह का नहीं बनाना चाहिए, एक साइड में जाके पी ले। सम एम्प्लॉयर हैव प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर दोज हु वांट टू गिव अप स्मोकिंग, कुछ एम्प्लॉयर ऐसे भी हैं कि मतलब वो अपना एक वहाँ पे बना के रखे हैं कंसल्टेशन वगैरह, कि अगर कोई वर्कर चाहता है कि हम स्मोकिंग छोड़े और छोड़ नहीं पा रहा है तो उसके लिए अरेंजमेंट भी सपोर्ट बना के रखा है डॉक्टर्स का, कि वो सपोर्ट करते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं, जिसको नशा मुक्ति केंद्र बोलते हैं। हजार्ड्स एंड कंट्रोल फॉर पेडेस्ट्रियन, अब आप देखेंगे कि कंपनियों में किसी भी वर्क प्लेस पे आदमी पैदल चलने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस पे घूमते रहते हैं सब। उन्हें क्या हो सकता है, तो टिपिकल हजार्ड टू पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले यात्री, पैदल चलने वाले लोग जो पैर से चल रहे हैं। तो इनका जो है स्लिप हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, फॉल हो सकता है ऑन द सेम लेवल, क्योंकि ये तो हाइट पे नहीं जा रहे हैं, ये तो किसी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, तो सेम लेवल पे घूम रहे हैं तो सेम लेवल पे ही गिरेंगे। तो उसके बाद द यूके HSE estimate that 50% of all the trip accident are due to obstacles, 50% जो ट्रिप एक्सीडेंट हुई जिसमें आदमी ठोकर लग के गिर जाता है, कुछ ऑब्स्टकल हो गया इसके कारण, कुछ सड़क पे कुछ सामान रख दिया गया, बैड हाउसकीपिंग के कारण जो है हुआ, और मस्ट स्लीप आर ड्यू टू वेट कंडीशन, स्लीप तो ज़्यादातर जो वेट होता है, ग्रीस जैसे हो गया, पानी हो गया, गिर गया है, इसके कारण जो है आदमी स्लीप होता है। और अदर कॉज इंसिडेंट इंक्लूड पुअर लाइटिंग रहेगा तब भी स्लिप ट्रिप फॉल का चांस रहेगा। पुअर फ्लोरिंग रहेगा, फ्लोरिंग अच्छा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ फ्लोरिंग है तो भी होगा, अनइवन सरफेस है। सडन चेंज इन लेवल, लेवल ऐसे जा रहा है फिर तुरंत ऐसे फर्श उठ के फिर सीधा हो गया, तो ऐसी जगह पे क्या है कि गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो है कंटामिनेशन एंड इनएडिक्वेट क्लीनिंग, कंटामिनेशन जैसे ग्रीस वगैरह गिरा दिए, ऑयल गिरा दिए, कुछ ऐसा मटेरियल गिरा दिए
फ्लोर पे। फुटवेयर, अच्छे से फुटवेयर जो है, फुटवेयर सिलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ है, उसका ग्रिप नहीं बन रहा है। आइस और स्नो है, कहीं कहीं जहाँ जहाँ आइस गिरा हुआ है। वर्कर्स डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे कहीं कुछ टीवी चल रहा है और आदमी जा रहा है, या कुछ ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन है, जैसे लाइटिंग आंख पे पड़ रहा है, वहां पे नीचे नहीं दिखेगा उस समय। विजन ऑब्स्ट्रक ऑब्स्योर्ड, विजन वहां पे प्रॉपर नहीं बन रहा, आगे नहीं देख पा रहा आदमी, ऐसी जगहों पे होता है। तो ये चीज है। उसके बाद जो है एक्टिविटी आइए आपके लिए देते हैं। व्हाट स्लीप एंड ट्रिप एंड फॉल हजार्ड्स आर दैट देयर एट योर वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस पे कौन कौन सा स्लिप ट्रिप एंड फॉल हजार्ड है, ये आप बताइए। तो ट्राई टू ग्रुप द हजार्ड अंडर। आपको इन सब ग्रुपों में आप अपने वर्क प्लेस को जितने भी हजार्ड हैं स्लिप ट्रिप से लेके वो लिखिएगा। जैसे कंटामिनेशन और पुअर क्लीनिंग के चलते, ऑब्स्टकल्स, फ्लोरिंग, इन्वायरमेंट एंड पीपुल, फुटवेयर। अब आइए देखते हैं फॉल फ्रॉम हाइट। जब वर्क प्लेस पे आदमी मूव होता है, घूमता है, तो ऊपर से भी गिरने का चांस रहता है, जैसे सीढ़ी वगैरह। तो वर्किंग एट हाइट मीन्स एनी प्लेस वेयर द पर्सन कुड बी इंज्योर्ड फॉलिंग फ्रॉम इट। तो जहां भी आदमी हाइट पे काम हो रहा है, वहां पे चांस है कि उसके ऊपर से गिर जाए। और इवन इफ इट इज एट द बिलो ग्राउंड लेवल। हाइट पे गिरने का मतलब ये नहीं हुआ केवल हाइट मतलब जमीन से हाइट नहीं, अगर वहां गड्ढा भी है, अगर हम जमीन के सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वहां से नीचे गिर सकता है। तो ये कहीं भी गिरने का चांस हो, केवल हाइट से ही नहीं, अगर नीचे भी गिरने का चांस हो वहां से, तो भी इसमें ही आता है। उसके बाद जो है वर्कर्स नीड टू बी केयरफुल नॉट टू ट्रीट ऑन फ्रेजाइल मटेरियल वेयर दे माइट फॉल थ्रू। तो वैसे जो खासकर हम जब वो किसी शेड वगैरह पे काम करते हैं जो कि फ्रेजाइल है, अगर इसके ऊपर चढ़ के हम काम कर रहे हैं तो ये टूट के नीचे गिर जाएगा। तो ये सब भी जो है वहाँ पे केयरफुल होना चाहिए। वर्क एट हाइट ऑल्सो ऑकर इन जनरल वर्क प्लेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेजेनाइन फ्लोर, हाई लेवल ओपनिंग इन बिल्डिंग, बिल्डिंग के हाई लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे ऐसे ओपनिंग छोड़ा गया है, तो वहाँ भी होता है। और होस्ट वगैरह जहाँ से डाउन अप करते हैं, जैसे फ्लोर मिल वगैरह में। नियर ओपन सेलर डोर्स, सेलर वगैरह जहाँ होता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे फ्लोर ओपन छोड़ दिया गया है और ये फ्लोर है, तो इसमें कोई आदमी आके इसके अंदर गिर सकता है अगर प्रॉपर वेरिगेशन ना हो तो ओपनिंग वगैरह को देखना है। स्ट्राइकिंग बाय मूविंग फ्लाइंग एंड फाइलिंग ऑब्जेक्ट। अब वर्क प्लेस पे अगर कोई मूव कर रहा है तो हो सकता है कि वो स्ट्राइकिंग हो, किससे, मूविंग, कोई चीज मूव हो रहा हो। फ्लाइंग जैसे कोई चीज आदमी कटिंग कर रहा है उसमें से बहुत सारे चिप्स बाहर आ रहे हो। फाइलिंग ऑब्जेक्ट कोई चीज गिर रहा हो उसके अंदर चला जाए। तो इस तरह से ये सब भी हो सकता है। तो ऑन कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स कुड बी स्ट्रक बाई लोड सस्पेंडेड फ्रॉम द क्रेन। लोड उठाया गया उससे उसके चोट लग जाए। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रेफर टू इरेक्टेड मटेरियल, जैसे पीस बीइंग चिप्ड ऑफ स्टोन वर्क विथ हैमर। जब हैमर से हम स्टोन को किसी को काटते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं, उससे भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से लग सकता है किसी को। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर दोज दैट फॉल और आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। कुछ से ऊपर से मटेरियल गिराया जा रहा है, उसे चोट लग गया। तो ये सब तीनों पॉइंट हो सकते हैं साइड पे। कोलिजन विथ फिक्स्ड और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आप मूव हो रहे हैं, कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं, तो आप हो सकता है दीवार में लड़ जाएं, खंभे में लड़ जाएं, कोई सामान से आप लड़ जाते हैं। तो ये सब भी हो सकता है कोलिजन विथ फिक्स्ड और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और पीपुल ऑफ्टन कोलाइड विथ स्ट्रक्चर व्हेन वॉकिंग इन वर्क प्लेस, particularly if vision may be impaired और in poor lighting। पुअर लाइटिंग होने से कोई सामान आगे हो पता नहीं चलता है और आदमी उसमें लड़ जाता है, उसमें उससे कोलाइड हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि कंट्रोल मेजर्स ऑफ पेडेस्ट्रियन हजार्ड। स्लिप ट्रिप फॉल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या आप प्रिकॉशन लेंगे, कंट्रोल मेजर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अवॉइड फ्लोरिंग दैट इज स्लिपरी। जो स्लिपरी हो उसको अवॉइड करेंगे, क्लीन कराएंगे। ओवरले पॉलिश्ड, और ओवरले जो ज़्यादा पॉलिश है उसको अवॉइड करेंगे, ज़्यादातर पॉलिश वाला टाइल्स का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई स्लीप रेजिस्टेंस सरफेस, स्लीप रेजिस्टेंस सरफेस को स्पेसिफाई करें।
when necessary and look for sign and damage, sign of डैमेज। हाँ, जहाँ भी ऐसा लगे कि जहाँ स्लिपरी सरफेस है वहाँ पे आप बोर्ड लगा दीजिए, एक येलो कलर बोर्ड लगा दीजिए, उस पर लिख दीजिए कि ये स्लिपरी सरफेस है, बस आराम से जाएं, अच्छे से जाएं। इस तरह कर सकते हैं। कुछ फ्लोर क्लीन करा रहे हैं तो वहाँ पे बैरिगेशन दे दीजिए जब तक वो फ्लोर सूख ना जाए। सुटेबल फुटवेयर शुड बी प्रोवाइडेड, जो आप फुटवेयर लोगों को देंगे सेफ्टी शू वगैरह, उसका थोड़ा देखें कि वो ग्रिप बनाना चाहिए, आप अच्छे ब्रांड का लें। और इंश्योर देयर इज सफिशियंट लाइटिंग, इंश्योर करें कि जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे लाइटिंग सफिशियंट हो। और इंश्योर गुड हाउसकीपिंग एंड रिमूवल ऑफ ऑब्स्टकल्स, हाउसकीपिंग बढ़िया हो, सब सामान जगह पे रहे तो गिरने का चांस नहीं बनता है। उसके बाद जो स्पील एंड कंटामिनेशन आर क्लीनड अप, जो भी स्पील हो रहा है, मतलब कि जो भी आपका आयल वगैरह ग्रीस वगैरह बाहर गिर रहा है उसका प्रॉपर क्लीन अप होना चाहिए तुरंत, इमिडिएटली। एंड पुट अप साइन वार्निंग ऑफ स्पील, जहाँ भी ऐसा हो वहाँ पे साइन बोर्ड लगाइए कि यहाँ पे स्पील हो सकता है और बच के जाएं, या स्पील है। क्लीनिंग रिजिम शुड बी एडिक्वेट फॉर टाइप ऑफ इंजरी, और क्लीन रिजिम एडिक्वेट होनी चाहिए। मेक श्योर दैट मशीन which might spill oil and other contaminants onto floor are well maintained, जहाँ भी किस मशीन से ऑयल स्पिल होने का चांस है वो मेंटेनेंस होना चाहिए प्रॉपर टाइम से, ताकि स्पिल ना हो। उसके बाद इफेक्टिव ड्रेनिंग सिस्टम, अगर कुछ स्पिल हो रहा है तो उसका ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि वो बाहर निकल जाए, फ्लोर पर फैले नहीं। और इंश्योर दैट लिक्विड आर नॉट अलाउड टू पूल। उसके बाद जो है इंट्रोड्यूसिंग एब्जॉर्बेंट एंटी स्लिप मैटिंग सिस्टम, जहाँ भी हो वहाँ पे अगर स्पिल हो रहा है तो एब्जॉर्बेंट लगा दे कि ऑयल को सूख जाएगा। एंटी स्लिप मैटिंग सिस्टम लगा दे जहाँ उसके ऊपर पैर पड़ने के बाद वो स्लिप नहीं होगा। कैन बी इफेक्टिव बट दे मस्ट नॉट क्रिएट ए ट्रिप हजार्ड। उसके बाद ट्राई टू अवॉइड सडन चेंजेस ऑफ लेवल, जहाँ भी सडन चेंजेस ऑफ लेवल हो उसको अवॉइड करे, बराबर करे। और उसके बाद जो है फॉल फ्रॉम हाइट, तो फॉल फ्रॉम हाइट को कैसे कंट्रोल करें अपने साइटों पे, तो अवॉइड वर्किंग फ्रॉम हाइट वेयर पॉसिबल, जहाँ संभव हो पहले तो हाइट पे काम करने की कोशिश ना करें, नीचे ही कर ले फिर ऊपर लेके जाए। तो लेकिन कई जगह पे संभव नहीं होता है, जरूरी होता है हम काम करना, तो हम हर जगह ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो हायरार्की ऑफ जो कंट्रोल मेजर है उसको अप्लाई करिए। टेक स्टेप टू प्रिवेंट फॉल, स्टेप लीजिए प्रिवेंट फॉल, गार्ड रेल वगैरह लगाइए, बैरिगेशन ऊपर दीजिए गार्ड रेल वगैरह देके, और नहीं तो सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगाइए, जिसको फुल बॉडी हार्नेस लगाइए वहाँ पे। ट्राई टू रिड्यूस द कंसिक्वेंस ऑफ फॉल, और जो कंसिक्वेंस ऑफ फॉल है उसको रिड्यूस करिए, जैसे नेट लगा सकते हैं, बेल्ट लगा सकते हैं, तो ज़्यादा दूर तक आदमी नहीं गिरेगा। इंश्योर दैट परमानेंट वर्क एरिया आर फिटेड विद सुटेबल गार्ड रेल एंड टो बोर्ड, जो जहाँ हम लोग परमानेंट काम करना है या रोज काम करना है वहाँ तो कम से कम गार्ड रेल लगाना चाहिए। जहाँ टेम्प्रोरी नहीं काम करना है वहाँ पे हम लोग क्या बेल्ट लगाते हैं, बट जहाँ परमानेंट है वहाँ गार्ड रेल लगाइए, टू बोर्ड लगाइए जिससे कोई मटेरियल ना गिरे वहाँ से। वेयर टेम्प्रोरी वर्क इज टेकिंग प्लेस कंसिडर टेम्प्रोरी बैरियर, जहाँ टेम्प्रोरी चला वहाँ टेम्प्रोरी बैरियर लगाइए। उसके बाद प्रोवाइड वर्कर्स विद सुटेबल हार्नेस, हार्नेस उनको पहनाइए, फुल बॉडी हार्नेस। इंश्योर दे आर प्रॉपरली ट्रेंड, और उसको पहनने में उनको ट्रेन दो, उसमें हुक होते हैं दोनों को फंसाने हैं प्रॉपर। उसके बाद द हार्नेस आर सिक्योर्ड इफेक्टिवली, और एंड द लैंडयार्ड इज नॉट टू लॉन्ग, लैंडयार्ड ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि गिरने के बाद ज़्यादा नीचे आदमी ना आए, तुरंत वहीं रुक जाए। उसके बाद यूज नेट एंड एयर बैग्स, जहाँ भी ऐसा लगे कि ये सब संभव नहीं है या डबल हम प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो नेट लगवा दीजिए, कोई आदमी गिरेगा तो नेट में फंस जाएगा। उसके बाद एयर बैग्स नीचे रखवा दीजिए, अगर कोई आदमी गिरे तो एयर बैग के ऊपर गिरेगा जिससे उसको चोट नहीं लगेगा, वेयर अप्रोप्रिएट। उसके बाद इंश्योर एडिक्वेट हैंड रेल आर प्रोवाइडेड ऑन द स्टेयर केस, जहाँ भी स्टेयर केस है वहाँ पे हैंड रेल वगैरह हो ताकि आदमी पकड़ के चढ़े और गिरने का चांस न हो। करिए प्रोटेक्टिंग पेडेस्ट्रियन फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट, अब जो है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको कैसे पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले हैं उनको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सेग्रीगेट व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन, व्हीकल और पेडेस्ट्रियन को सेपरेट कर दीजिए। उसके बाद डेजिनेटेड वाक्य बना दीजिए, जो मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे व्हीकल हो गया, फोर्कलिफ्ट ट्रक हो गया, ये सब मूविंग ऑब्जेक्ट है, और इनके लिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए, यानी कि व्हीकल अलग और पेडेस्ट्रियन अलग, इनके बीच में बैरियर डाल दीजिए। डेजिनेटेड वाक्य बना दीजिए, ये रोड है
और बगल में चढ़ने वाला जो है इस यहाँ पे व्हीकल चलेगा और यहाँ पे पैदल वाले यात्री चलेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। कर्ब्स एंड बैरियर लगा सकते हैं। फेंसिंग एंड गार्डिंग कर सकते हैं। कंसीडर इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर कर देंगे तब भी एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। पीपी, सेफ्टी हेलमेट, हाई विजिबिलिटी साइन, इसमें जो आदमी चलेंगे वो जैकेट पहनेंगे जिससे कि गाड़ी को दिखे, ड्राइवर को दिखेगा कि एक आदमी वहां जा रहा है, जैकेट रहेगा। सेफ्टी फुटवेयर, तो इससे जो है हम लोग बचा सकते हैं। साथ में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, जितना हम लोग समझाएंगे, जितना बताएंगे, जितना सुपरविजन देंगे उतना हम मूविंग ऑब्जेक्ट से बचा सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सेफ वर्क प्लेस। तो सेफ वर्क प्लेस कैसे करें? रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद रेगुलर एंड इफेक्टिव हाउस कीपिंग प्रॉपर हो, रेगुलर, इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ डेड लीव, लिटर, आइस, ये सब। वन वे सिस्टम में बी रिक्वायर्ड और डोर टू फिटेड विद द ट्रांसपेरेंट पैनल जो है एकदम शीशे का हो, मतलब कि आस दोनों तरफ दिखे, और वन वे जहां तक हो तो हम जो है लड़ने का चांस नहीं रहेगा। एरिया शुड बी वेल लिट, जो भी एरिया हो वो लिट होना चाहिए, उसमें लाइट होनी चाहिए प्रॉपर। नॉइज शुड बी कंट्रोल, बैरियर, वार्निंग साइन एंड ईयर प्लग में भी रिक्वायर्ड। अब आइए देखते हैं फिजियो सोशल इशू एंड कंट्रोल। सॉरी, मैं बार बार ये भूल जा रहा हूँ। साइको सोशल इशू, यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड जो कि रहेगा, जिसमें हम किसी को चिढ़ाना वगैरह रहेगा। जनरली रिलेटेड टू सिचुएशन विच आइदर हैव एन इफेक्ट ऑन और कॉज्ड बाई साइकोलॉजिकल और सोशल बिहेवियर एंड कंडीशन। ये सब, जैसे किसी को चिढ़ाना हो गया, जैसे वर्क रिलेटेड वायलेंस हो गया, किसी को बुलिंग कर रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं, किसी को बार बार तंग कर रहे हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं इसके चलते। एल्कोहल एंड सब्सटेंस मिसयूज, जो भी हम स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं। द हेल्थ इफेक्ट एंड कंट्रोल एसोसिएटेड विद द नॉइस एंड वाइब्रेशन। नॉइस और वाइब्रेशन जो है ये आईजीसी में अलग अलग चैप्टर था, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ पढ़िए। लेकिन ये दोनों जो है, नॉइस जो है आपके कान को खराब कर देगा, और वाइब्रेशन जो है आपको जॉइंट के, जितने भी जॉइंट है ना बॉडी के, उसमें पेन आ जाता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं कि एक्सपोजर टू हाई लेवल कैन लीड टू नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, यानी कि हियरिंग लॉस होगा, यानी कि आपको छोटा साउंड जो है सुनाई नहीं देगा, कम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है। वर्कर्स शुड नॉट बी एक्सपोज टू कंटिन्यूअस नॉइस ऑफ मोर देन 80 डेसिबल विदाउट नॉइस असेसमेंट। जहाँ भी नॉइस 80 डेसिबल से ज़्यादा है वहाँ पे ऐसे आदमी काम नहीं कर सकता जब तक कि सुटेबल प्रिकॉशन नहीं लिया जाए, यानी कि उसमें यहाँ पे इसको कम नहीं किया जाए या प्रॉपर पीपीई नहीं मिल जाता। ए क्वाइट ऑफिस इज लाइकली टू रीच अबाउट 40 डेसिमल। जो शांत ऑफिस है वहाँ भी 40 डेसिमल का साउंड होता है। एंड ऑपरेटिंग ए चेन सा, जब हम चेन सा का यूज करते हैं लकड़ी काटने के लिए तो वहाँ पे 110 डेसिमल साउंड हो जाता है। उसके बाद इसकी कंट्रोल टेक्निक क्या है कि एम्प्लॉयर शुड एलिमिनेट नॉइज, जहां हो सके जितना एलिमिनेट हो सके नॉइज, जैसे कि हम ऐसा मशीन का यूज करें जिसमें साउंड ना आए, और या तो उसको कवर कर दे ताकि साउंड बाहर ना निकले। तो रिड्यूस इट एज लो ए लेवल एज रीजनेबली प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकल हो इसको कम करें। चूज वर्क इक्विपमेंट विच इमिट्स लिस्ट नॉइस, ऐसा इक्विपमेंट यूज करें जिसमें लिस्ट नॉइस आए, बहुत कम नॉइस निकले। और रीडिजाइन द प्रोसेस सो दैट नॉइस लेवल आर रिड्यूस्ड, रीडिजाइन करें प्रोसेस को ताकि जितना नॉइस हो गया कम आए उससे। और उसके बाद लुक एट द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द वर्क प्लेस, डिजाइन और लेआउट को अच्छा करें। फिट द नॉइस इनक्लोजर और प्रोवाइड नॉइस फ्री एरिया। फिट इंजीनियरिंग कंट्रोल, जैसे रिड्यूस नॉइस बाई साइलेंसर लगा दे, इससे भी साउंड कम हो जाएगा। तो जहाँ जैसा सिचुएशन हो आप उसको अप्लाई करें। यहाँ पे तो हम जनरल बात कर रहे हैं। इंश्योर ऑल मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर प्रॉपरली मेंटेन्ड, क्लीन एंड लुब्रिकेटेड। में प्रॉपर मेंटेनेंस रहेगा, क्लीन रहेगा और लुब्रिकेशन रहेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, ज़्यादा साउंड नहीं आएगा मशीन से। अब पर्सनल हियरिंग प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एनीवन हु इज एक्सपोज टू नॉइज। जहाँ भी 80 डेसिमल साउंड या इससे ज़्यादा मिल रहा है
और 8 घंटा आदमी काम कर रहा है, वहाँ पे उनको शुड बी कंपल्सरी इफ द नॉइस लेवल गोज अबव 85 डेसिमल, वहाँ आपको पीपी पहनना है, ईयर प्लग पहनना ही पहनना है। और हाई नॉइस एरिया शुड बी डिफाइंड होना चाहिए। हियरिंग प्रोटेक्शन जोन, वहाँ पे हियरिंग प्रोटेक्शन जोन का बोर्ड लगा होना चाहिए कि ये मैंडेटरी है। और उसके बाद वर्कर्स शुड बी गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए उसको कि यहाँ पे जाना है तो आपको लगाना है ईयर प्लग। नॉइस रिस्क एंड टॉस्ट हाउ टू वियर हियरिंग प्रोटेक्शन, और साथ में उसको पता भी होना चाहिए कि ये ईयर प्लग या ईयर मफ कैसे लगाएं। ईयर मफ एंड ईयर प्लग्स ऑफ्टन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज। ईयर मफ कैसा होता है, ऐसा एक बना होता है जिसको कान के दोनों तरफ लगाते हैं। और ईयर मफ में ऑफर ओनली लिमिटेड प्रोटेक्शन फॉर स्पेक्टिकल वियरर्स, जो चश्मा पहनते हैं ना उनके लिए काफ़ी ये लिमिटेड प्रोटेक्शन देता है। बोथ विल ओनली गिव फुल प्रोटेक्शन इफ वर्न फॉर ऑल द एक्सपोजर टाइम, और हम जब तक सब पहनेंगे तभी तो हमें प्रोटेक्शन देगा, इसलिए इसकी सब लिमिटेशन भी है। द इफेक्ट्स ऑन बॉडी ऑफ एक्सपोजर टू वाइब्रेशन, अब वाइब्रेशन होने से क्या होता है, तो मैंने बोला ज्वाइंट पेन होता है। फ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, ज़्यादातर एक्सपोजर मिलने से क्या होता है, कैन कॉज सिग्निफिकेंट हेल्थ इफेक्ट, जैसे हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम। मतलब इसमें क्या होगा, वेयर द ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होता है, नर्व डैमेज हो जाता है, बोथ स्ट्रक्चर आर डैमेज हो जाता है, एंड वाइब्रेशन वाइट फिंगर हो जाता है, हाथ उंगली जो है उजला हो जाएगा, उसमें ब्लड नहीं दिखेगा, मतलब कि उजला हो जाएगा ये, और पेन आएगा। वेयर द फिंगर अपियर्स ब्लिस्ड, फेडेड और ब्लिस्ड, ऐसा होगा। होल बॉडी वाइब्रेशन सिंड्रोम भी आ जाता है बॉडी में, विच पार्टिकुलरली अफेक्ट द ड्राइवर्स और ऑफ रोड व्हीकल्स, जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो क्रेन वगैरह चलाते हैं जिसमें ज़्यादा वाइब्रेशन रोड के साइड में है, जो ये वाइब्रेटर चलाता है, ऐसे लोग जो हैं इफेक्टेड होते हैं। इससे कंट्रोल टेक्निक क्या है, कैसे हम वाइब्रेशन को कंट्रोल करेंगे, तो एम्प्लॉयर शुड एलिमिनेट द हजार्ड, जितना मशीन जो है कम वाइब्रेशन वाला हो उतना ज़्यादा अच्छा है, या प्रोसेस को बदल दें। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, रिड्यूस द रिस्क। उसके बाद वर्क स्टेशन शुड बी प्रॉपरली डिजाइन, वर्क स्टेशन प्रॉपरली डिजाइन हो ताकि वाइब्रेशन कम आए। यूज जिग्स विच अलाउ वर्कर आर्म टू कंफर्टेबल एंड नॉट ग्रिप द टूल टाइटली, ऐसा करें। उसके बाद टूल शुड बी वर्किंग इफेक्टिवली, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए जिससे वाइब्रेशन कम आएगा। हैव सफिशिएंट पावर टू कैरी आउट द टास्क इजीली, तो ये सब चीज़ है। अब होल बॉडी वाइब्रेशन कंट्रोल टेक्निक्स क्या है, यानी कि एम्प्लॉयर शुड चूज व्हीकल डिजाइन फॉर द टेरेन, जिस चीज़ के लिए वो व्हीकल है उसी के लिए यूज़ किया जाए। इससे जो उसमें बैठेंगे अगर व्हीकल में, अगर उसके पूरे बॉडी पार्ट्स ठीक हैं तो वाइब्रेशन कम आएगा। ट्रैक्टर वगैरह में आप जैसे कैसे बैठते हैं, ज़्यादा वाइब्रेशन आता है शरीर के ऊपर। तो रोडवेज शुड बी एज फ्लैट एज पॉसिबल विथ पॉट होल्स फील्ड एंड व्हीकल, पार्टिकुलरली द सस्पेंशन प्रॉपरली मेंटेन। रोडवे में ज़्यादातर गड्ढे रहते हैं, पॉट होल रहते हैं, जिसके चलते वाइब्रेशन आता है। जैसे ट्रैक्टर को हम खेतों में चलाते हैं तो बहुत ही वाइब्रेशन आता है, इधर उधर करता है। तो और उसके बाद सस्पेंशन उसका अच्छा हो तो और अच्छा है। ड्राइवर ऑफ व्हीकल शुड बी टॉज टू ड्राइव एज स्मूथली चलाए, ज़्यादा टाइट ना पकड़े, ज़्यादा टाइट पकड़ने से बहुत वाइब्रेशन आता है। एयर टेरेन विल अलाउ एंड मस्ट ऑल्सो कीप विद इन द स्पीड लिमिट में रहे, जिससे कम वाइब्रेशन आएगा। ड्राइवर शुड कीप व्हीकल टायर्स करेक्टली इन्फ्लेटेड, टायर में अच्छा प्रेशर हो, एक बराबर हो, तो भी वाइब्रेशन कम आता है। एंड मे डिफाइंड फ्रॉम सीट्स हैव इनएडिक्वेट सस्पेंशन, सीट वगैरह में स्प्रिंग अच्छा हो, सस्पेंशन अच्छा होना चाहिए ताकि वाइब्रेशन कम आए बॉडी पे। आप देखना सीट में रहता है ट्रैक्टर वगैरह में भी और किसी व्हीकल में भी, या व्हीकल में तो सस्पेंशन ही नीचे अच्छा होता है, खासकर स्कॉर्पियो बोलेरो ये सब जो है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या पहनेंगे अगर वाइब्रेशन में, तो एंटी वाइब्रेशन ग्लोव्स आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और टू कीप द हैंड वार्म एंड प्रोटेक्टेड, वार्म और प्रोटेक्टेड रहे स्पेशली इन कोल्ड एंड वेट वेदर में। दिस शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन एज मशीनरी एंड इक्विपमेंट गेट्स ओल्डर, वाइब्रेशन लेवल एंड पैटर्न चेंज, जैसे जैसे मशीन पुराना होता है ना उसका वाइब्रेशन लेवल और उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। एंड ग्लव्स लॉस इफेक्टिवनेस इन सम केसेस, ग्लव्स हमें लगता है ग्लव्स भी अच्छा काम नहीं करता है, जितना मशीन अच्छा हो वही अच्छा है, नहीं तो इसमें जॉब रोटेशन करा के कंट्रोल लेना ज़्यादा अच्छा रहता है।
उसके बाद हेल्थ सर्विलेंस क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे कंट्रोल मेजर लेने के बाद भी आदमी अ, के ऊपर बॉडी पे कुछ इफेक्ट आता है, जैसे कान खराब होता है, उसके शरीर में प्रॉब्लम आता है। तो हम क्या करते हैं कि मेडिकल चेकअप भी कराते हैं समय समय पे, ताकि क्या इफेक्ट आ रहा है हमको पता चले। इसको बोलते हैं हेल्थ सर्विलियंस। यानी कि एनी वन हु इज एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ नॉइज शुड हैव हियरिंग चेक्स, ऑडियोमेट्री टेस्ट उसको कराना चाहिए हमेशा, ताकि पता चले कि उसका कितना, क्योंकि पीपीई पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। मशीन जो है उसका हम नॉइस कम नहीं कर सकते हैं। तो काम तो आदमी कर रहा है, बट उसके क्या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो इंश्योर दैट देयर हियरिंग इज नॉट बिकमिंग डैमेज एंड कंट्रोल मेजर्स आर इफेक्टिव। जो कंट्रोल मेजर लिए गए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा? कान अगर खराब हो रहा है मतलब कंट्रोल मेजर इफेक्टिव नहीं है, और अगर सही है मतलब इफेक्टिव है। तो इसलिए उसको चेक कर, इसको बोलते हैं हेल्थ सर्विलियंस बोलते हैं। हेल्थ सर्विलियंस लुकिंग फॉर अर्ली साइन of disease should be provided for those at risk from vibration। हेल्थ सर्विलेंस से पहले पता चले जैसे बॉडी में इफेक्ट आ रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, या मशीन को ठीक करो। अगर हम कुछ खराब होने के बाद, यानी कि हमारा कान खराब हो जाए, बॉडी में प्रॉब्लम आ जाए, तब करते हैं। तब हमें वो अगर कोर्ट केस करता है तो हमें ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, और फिर जो है आपको वहाँ पेनल्टी या जो भी आपके ऊपर, या आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। तो इसलिए हम लोग पहले ही हेल्थ सर्विलेंस करके इस सब चीज़ों से बचते हैं। फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट इन द वर्क प्लेस। फर्स्ट एड जानते हैं कि एक फैसिलिटी देना चाहिए। अगर किसी तरह का इंजरी हो रहा है तो ये मैंडेटरी है कि फर्स्ट एड आपको देना ही देना है। और एक फर्स्ट एड की क्या रोल होता है, तो फर्स्ट एड जो है वो क्या करता है, ट्रीटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग लाइफ। लाइफ को प्रिजर्व करता है कि जब तक कोई एक्सीडेंट हो तुरंत उसको फर्स्ट एड दे, आदमी को बचा के रखे जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाता, या डॉक्टर के पास हम लेके उसको नहीं चले जाते। तो ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि तुरंत फर्स्ट एड नहीं मिला ना तो आदमी मर जाता है। जैसे आपका मान लीजिए कोई एम्पुटेशन हो गया, कोई एक उंगली कट गया, ब्लड निकल रहा है, कंटिन्यू ब्लड निकल रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, तो डॉक्टर थोड़ी ब्लड आपको बचा पाएगा। जब तक डॉक्टर आएगा तब तक आप मर जाएंगे। तो फर्स्ट एड दे के आप उसको ब्लड को रोक सकते हैं, तब तक डॉक्टर आ जाएगा, तब तक ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये फर्स्ट एड जो है बहुत जरूरी होता है प्रिजर्विंग लाइफ करने के लिए, एंड मिनिमाइजिंग द कंसिक्वेंस ऑफ इंजुरी। जो इंजुरी हुआ है उसका कंसिक्वेंस मतलब ज़्यादा फैटल ना हो, चाहे ज़्यादा उससे खराब ना हो, इसको मिनिमाइज करता है। एंड इल हेल्थ अनटिल हेल्प फ्रॉम द कॉम्पिटेंट पर्सन इज ऑब्टेन। जब तक कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं आता तब तक ये काफ़ी हेल्प करता है। टाइप ऑफ फर्स्ट एड ट्रेनिंग। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है इससे कितने टाइप होते हैं ये देखते हैं। एंड अपॉइंटेड पर्सन टेक चेंज ऑफ फर्स्ट एड अरेंजमेंट, टेक चार्ज। जो अपॉइंटेड पर्सन जैसे फर्स्ट एड वगैरह होता है ना, इसका चार्ज ले सकता है, वो फर्स्ट एड कर सकता है। उसके बाद ए पर्सन ट्रेंड इन इमरजेंसी फर्स्ट एड एट वर्क कैन गिव इमरजेंसी एड समवन हु इज इंज्योर्ड और बिकम इल एट वर्क। जो पर्सन भी खासकर जो है वो ट्रेंड हो, वो दे सकते हैं इमरजेंसी में, उनको अगर ट्रेनिंग मिली हुई है। ए फुली ट्रेंड फर्स्ट एडर इज इक्विप्ड टू अप्लाई फर्स्ट एड टू ए रेंज ऑफ स्पेसिफिक इंजुरी एंड इलनेस। जो फुली ट्रेंड फर्स्ट एडर होता है ना, वो हर तरह का हैंडल कर सकता है। तो ये देख रहे हैं कि अलग अलग इसके टाइप हैं फर्स्ट एडर के। ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड बाय एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। समय समय पे माफ करिएगा, ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को, ताकि जो है सबको नॉलेज हो और इमरजेंसी में वो फर्स्ट एड दे सके। लेकिन जो फुली ट्रेंड रहेगा वो कुछ ज़्यादा क्रिटिकल इंजरी हो गया तो उसको देगा, बाकी छोटे मोटे सब लोग दे पाएंगे जिनको भी ट्रेनिंग है। फर्स्ट एड इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी। फर्स्ट एड क्या क्या इक्विपमेंट है ये जानते हैं। एज ए मिनिमम फर्स्ट एड प्रोविजन फॉर बेसिक वर्क प्लेस शुड बी सुटेबल स्टॉक्ड फर्स्ट एड बॉक्स। एक फर्स्ट एड बॉक्स तो होना ही चाहिए, उसमें सारे जो है बैंडेज, डेटॉल, या आपको जो क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम है, या बर्नॉल या आई ड्रॉप, जो भी उसमें रहेंगे उसमें रहेंगे। साथ में एक पर्सन अपॉइंटेड पर्सन होना चाहिए, या कोई भी एक वर्कर एम्प्लॉय जो है ट्रेंड होना चाहिए, ताकि वो फर्स्ट एड को कर सके। क्योंकि बॉक्स ही रहेगा, अगर करने वाला सही नहीं है तो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर अबाउट द फर्स्ट एड अरेंजमेंट। साथ में वर्कर को पता होना चाहिए कि वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है, अगर कुछ इमरजेंसी हो तो वहाँ हम जाके अपना फर्स्ट एड ले सकते हैं, वो बुला पाए आपको। तो ये तीनों चीज़ जो है होना चाहिए वर्क प्लेस पे। एंड वर्क प्लेस में ऑल्सो नीड ए स्पेसिफिक फर्स्ट एड रूम।
अगर ऐसा जरूरी है तो एक फर्स्ट एड रूम भी होना चाहिए जहाँ पे हम ले जाके फर्स्ट एड दिया जा सके। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है फर्स्ट एड के प्रोविजन को, आइए देखते हैं। तो डिग्री ऑफ रिस्क, जितना डिग्री ऑफ रिस्क ज़्यादा हो, ज़्यादा रिस्क हो मतलब फर्स्ट एड का उतना ज़्यादा जरूरी है। टाइप ऑफ सबस्टांस, किस तरह का सबस्टांस यूज कर रहे हैं वहाँ पे। मटेरियल द वर्कर यूज, तो उसके अनुसार फर्स्ट एड में और कंटेंट बढ़ेंगे, जिसके अनुसार रिस्क है, जिसके अनुसार वहाँ पे हजार्डस कहीं केमिकल यूज कर रहे हैं तो उस तरह का अलग रहेगा। द प्रोसेसेस ऑफ वर्कर्स फॉलो, कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। वेदर फर्स्ट एड प्रोविजन कैन कवर ऑल शिफ्ट वर्क पैटर्न, क्या हर एक शिफ्ट पैटर्न में वर्क काम कर रहे हैं तो हर एक शिफ्ट में हमको फर्स्ट एड चाहिए और कॉम्पिटेंट वर्कमैन चाहिए ये करने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए। एंड लोकेशन, लोकेशन बहुत फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ तो बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए। उसके बाद व्हाट हैपन इफ द फर्स्ट एड स्टाफ इज अब्सेंट, फर्स्ट एड अगर स्टाफ एब्सेंट हो तो उसका कुछ बैकअप होना चाहिए, यानी कि हम कम से 2-3 लोगों को ट्रेनिंग देकर रखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन विथ 25 पीपुल और लेस, जहाँ भी 25 लोग हैं, 25 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे 1 अपॉइंटेड पर्सन इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट एडर एक चाहिए। बिटवीन 25 टू 50 के जहाँ बीच हो वहाँ एटलीस्ट इमरजेंसी फर्स्ट एडर चाहिए जो कि ज़्यादा कॉम्पिटेंट रहेगा, फुली ट्रेंड रहेगा। मोर देन 50 हो वहाँ फुल ट्रेंड फर्स्ट एडर चाहिए फॉर एवरी 100 वर्कर्स। तो ये कुछ प्रोविजन है, आपके कंट्री के अनुसार अलग चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आप देखना BOCW एक्ट या फैक्ट्री एक्ट, उसमें अलग ये सारी चीज़ लिखे रहेंगे। और एम्प्लॉयर शुड इन्फॉर्म स्टाफ ऑफ अरेंजमेंट, एम्प्लॉयर जो है इसको इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म स्टाफ ऑफ अरेंजमेंट की यहाँ पे अरेंजमेंट है। और ये किसके थ्रू, तो इंडक्शन ट्रेनिंग करवाएंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग बताएंगे हमारे यहाँ फर्स्ट एड अरेंजमेंट है। और फर्स्ट एड नोटिस, और वहाँ पे चिपका देंगे, जहाँ जहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा वहाँ चिपका देंगे कि यहाँ फर्स्ट एड बेड की फैसिलिटी है। आइए हम लोगों ने देखा क्या क्या सीखा। तो हम लोगों ने सीखा कि वेलफेयर फैसिलिटी एट द साइट, इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड। उसके बाद हमने क्या सीखा कि पेडेस्ट्रियन जो है वो साइड पे अगर घूम रहा है तो क्या क्या हो सकता है कि सेम लेवल पे गिर सकता है, स्लिप फॉल हो सकता है, फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, मूविंग फ्लाइंग स्ट्रक हो सकता है उससे। उसके बाद हमने साइको सोशल हजार्ड देखा, जिसमें कि कोई मिसयूज कर रहा है, सबस्टांस मिसयूज है, स्मोकिंग है, ये सब है। उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने जाना हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू नॉइस और वाइब्रेशन के बारे में जाना हम लोगों ने, ये 2 चीज़ के बारे में। हेल्थ सर्विलेंस हम लोगों ने देखा। और उसके बाद आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर एन इफेक्टिव प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के बारे में देखा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना होना चाहिए, क्या क्या प्रोविजन होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा एलिमेंट जो है आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट लेक्चर था हमारा HSW पूरे एलिमेंट का, और आई होप आप पूरे एलिमेंट्स देखे होंगे। मैं सारे लेक्चर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दे दूंगा, हर एक लेक्चर्स का, और आप इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।